हाँ जी स्टूडेंट्स, आज प्लस टू में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आपको मैंने प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करवा रखा था। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में हमेशा ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, उनमें ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसे आपने अच्छे से तैयार करना है। इसे हम घटते बढ़ते अनुपात का नियम भी बोलते हैं, परिवर्ती अनुपात का नियम भी बोलते हैं। तो देखो ये क्या होता है, व्हेन द नंबर ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीजिंग, जब हमारा एक फैक्टर के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि वेरिएबल फैक्टर हो गया, आपको बताया था, वाइल ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, जबकि दूसरे साधन हमारे स्थिर रहते हैं, देन रेशो बिटवीन द फैक्टर इज अल्टर्ड, तो उनके बीच में जो साधनों के बीच में जो रेशो है वो चेंज हो जाता है। अल्टर्ड मतलब वो चेंज हो जाता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट, तो ये नियम क्या बताता है, दैट एज द रेशो ऑफ फैक्टर इज चेंज, कि जैसे जैसे इनका अनुपात चेंज होता है, द टोटल आउटपुट फर्स्ट इंक्रीजेस, टोटल आउटपुट पहले तो बढ़ता है मोर प्रोपोर्शनेटली, ज़्यादा अनुपात में, देन प्रोपोर्शनेटली, फिर उसी अनुपात में, एंड फाइनली लेस देन प्रोपोर्शनेटली, और फिर उससे कम अनुपात में वो बढ़ता है। तो देखिए अब इसकी डेफिनेशन आ जाती है, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट विच द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, जो घटते बढ़ते अनुपात का नियम है, ये क्या बताता है, इफ द इनपुट ऑफ वन रिसोर्स इज इंक्रीज्ड बाय इक्वल इंक्रीमेंट पर यूनिट ऑफ टाइम, अगर हम मान लो एक साधन को बढ़ाते हैं इक्वल इंक्रीमेंट से टाइम के अकॉर्डिंगली, एक ही टाइम में, वाइल द इनपुट ऑफ अदर रिसोर्सेज आर हेल्ड कॉन्स्टेंट, जबकि दूसरे साधनों के जो इनपुट है उन्हें स्थिर रख लिया जाए, उनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, टोटल आउटपुट विल इंक्रीज, कुल उत्पादन तो बढ़ेगा, बट बियॉन्ड सम पॉइंट, लेकिन एक पॉइंट आने पर द रिजल्टिंग आउटपुट, जो उससे रिजल्ट निकलेगा, इंक्रीजेज विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, धीरे धीरे क्या होगा, टोटल आउटपुट हमारा कम होता दिखेगा, मतलब बढ़ेगा लेकिन कम रेट से बढ़ेगा और फिर वो कम होता जाएगा। अब देखिए इसमें आती है इसकी कुछ अजम्पशंस, कुछ मान्यताएं। पहली अजम्पशन क्या है बच्चों, प्रोडक्शन इज नॉट ऑफ फिक्स टाइप, जो हमारा उत्पादन होगा, जो हमारा फंक्शन होगा, वो फिक्स प्रोपोर्शन टाइप का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेशो चेंज होता जाता है। इंस्टेड इट इज़ ऑफ वेरिएबल टाइप, बल्कि ये कैसा होगा, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप होगा, ये घटता बढ़ता होगा। सेकेंड अजम्पशन देखिए क्या आती है, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस, जो हम वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स लगाएंगे वो होमोजीनियस होंगी, मतलब एक जैसी होंगी, इक्वली एफिशिएंट होंगी। थर्ड देखिए, सम ऑफ द फैक्टर्स आर फिक्स्ड, कुछ फैक्टर इसमें स्थिर होंगे, सो दैट आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड ओनली, जिससे कि जो उत्पादन है वो हम तभी बढ़ाएंगे, ओनली बाय इंक्रीजिंग यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके ही हम उत्पादन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आती है, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारी तकनीक है, वो स्थिर रहेगी। अब आती है इस लॉ की एक्सप्लेनेशन, तो वी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने लैंड ली, लैंड को हमने फिक्स रखा हुआ है, लेबर को देखो 1 यूनिट से हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर हमने अपना टोटल प्रोडक्ट दिखाया। अब देखिए टोटल प्रोडक्ट जैसे जैसे लैंड के साथ लेबर को आप लगा रहे हो, टोटल प्रोडक्ट 2 से 5 हुआ, 5 से 9, 9 से 11, 12, 12 और 11, मतलब अगर हम इसकी एमपी निकालनी, आपको निकालनी सिखा रखी है, माइनस करते जाएंगे, 5 में से 2, 9 में से 5, 11 में से 9, 12 में से, इस ढंग से आप माइनस करेंगे। तो ये देखिए पहले ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, ये एमपी रेट को बताता है, फिर टीपी हमारा मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाता है, और फिर टीपी हमारा डिक्रीज हो रहा है, माइनस में एमपी आ जाता है। जहाँ पे टीपी हमारा मैक्सिमम है देखिए, वहाँ पे हमारी एमपी 0 होती है, और टीपी कम हो रहा है तो हमारी एमपी माइनस हो रही है। फिर एवरेज प्रोडक्ट आपको निकालना सिखाया हुआ है, टीपी को लेबर से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपकी एपी आ जाएगी। अब देखिए जो यहाँ से यहाँ तक की स्टेज है बच्चों, ये फर्स्ट स्टेज होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है, फिर यहाँ से एंड होता है फर्स्ट स्टेज का, और सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। यहाँ देखिए यहाँ सेकंड स्टेज खत्म हुई, और थर्ड स्टेज में हमारा जो टीपी है हमारा बिल्कुल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 स्टेजेस बन जाती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। अब देखिए इस टेबल में हमें यही बताया कि ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जब फर्स्ट स्टेज है प्रोडक्शन की, एमपी टेंड्स टू इंक्रीज, एमपी इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर, जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, अकॉर्डिंगली टीपी राइजेज एट इंक्रीजिंग रेट, वैसे ही टीपी राइज करता है इंक्रीजिंग रेट से।
सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, एमपी टेंड्स टू फॉल, एमपी जो है वो हमारा कम होना स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब क्या है, टीपी इंक्रीजेज ओनली एट डिमिनिशिंग रेट, टीपी जो है वो डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है। और थर्ड स्टेज में देखिए आपने पढ़ा एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाता है, सो दैट टीपी टेंड्स टू फॉल, क्योंकि टीपी कम हो रही है। फिर ये डायग्राम आ जाता है, ये मैं आपको वैसे बनाना सिखा चुकी हूँ, पहले हमने किया था। देखिए नीचे हमने लेबर को लिया है, यहाँ टीपी ले रहे हैं, यहाँ हमने नीचे यहाँ भी लेबर को लिया है, यहाँ हम एपी और एमपी ले रहे हैं। तो पहले हमने टीपी बनाई, ये वाली जो रेट है ये बेटा डिक्रीजिंग रेट है, ये इंक्रीजिंग रेट है। पहले फर्स्ट स्टेज में टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, फिर ऐसी शेप, ये जो शेप है बढ़ तो रहा है लेकिन शेप इसकी इस तरह से हो गई, ये हमारी डिक्रीजिंग रेट को बताती है। यहाँ टीपी मैक्सिमम और कांस्टेंट है, अब टीपी फॉल हो रहा है, गिर रहा है। अगर इसी के कॉरस्पॉन्ड हम एपी और एमपी को लें, जब टीपी देखो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, एपी भी इंक्रीज हो रहा है, और जब इसकी रेट चेंज होती है वहाँ पे हमारा एमपी जो है वो मैक्सिमम होता है। फिर जब हमारा टीपी डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, हमारा एमपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। जब हमारा टीपी मैक्सिमम होता है, हमारा एमपी ज़ीरो हो गया। जब हमारा टीपी डिक्रीज हो रहा है, हमारा एमपी नेगेटिव हो गया। और एपी देखिए मैक्सिमम पॉइंट पे एपी एमपी दोनों एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन एपी जो है वो कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होता है। फिर बच्चों ये डायग्राम में इस चीज़ को सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें हमें प्रोडक्शन हमने लिया ओ वाई एक्सिस पर, लेबर हमने ओ एक्स एक्सिस पर ली, टीपी हमारी टोटल प्रोडक्ट कर्व है। ये कर्व बताती है कि अप टू पॉइंट ई तक हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, फिर ई से जी जाते हैं तो ये इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पर, फिर जी पर ये मैक्सिमम हो जाता है, इसके बाद ये कम होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए इन्होंने बताया, यहाँ पे मैं वापस जाऊँ तो ये हमारा ई है और ये हमारा बच्चों जी है। ये ई तक डिक्रीजिंग रेट पर हो रहा है, फिर उसके बाद ये डिक्रीजिंग रेट पर हो रहा है और जी पर ये जाकर मैक्सिमम हो जाता है। फिर आगे देखिए इन डायग्राम बी में देखें तो एमपी हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, एच तक ये इंक्रीज होता है और इसके बाद एच पे ये मैक्सिमम हो जाता है। तो अगर आप एमपी को देखें, ये एच पॉइंट है, यहाँ पर ये देखिए ये इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए उन्होंने बताया मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिमिनिश, ये कम हो जाती है और आई पर हमारा एमपी और एपी दोनों इक्वल हो जाते हैं। आई के बाद एमपी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, सी पे ये ज़ीरो हो जाता है और फिर ये नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए इन्होंने बताया आई पे दोनों इक्वल हैं और सी पे ये ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब दिस पॉइंट विल बिकम आई एंड ये पॉइंट हमारा बन जाएगा सी पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद देखिए इन्होंने बताया कि दिस डायग्राम शो 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, तो ये जो डायग्राम है ये 3 स्टेजेस प्रोडक्शन की बताता है। फिर हम इसे एक टेबल के थ्रू भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेजेस लिख ली, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ टीपी एपी और एमपी, वही बात को हमने इस ढंग से लिख दिया। फर्स्ट स्टेज हमारी है ओ से ई तक, इसमें मैंने बताया कि टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, एमपी जो है इनिशियली इंक्रीजेस, शुरू में इंक्रीज होता है फिर मैक्सिमम एच तक जाता है, एपी में मैंने बताया इंक्रीज होता है लेकिन एमपी से नीचे रहता है। सेकेंड स्टेज है ई से जी तक, डिमिनिशिंग रेट तक इंक्रीज होता है, ई से जी फिर मैक्सिमम जी तक आता है। एमपी जो है एच पे आने के बाद कम होना शुरू होता है और ज़ीरो हो जाता है। एपी इंक्रीज होता है, मैक्सिमम पॉइंट पर रीच करता है, आई पॉइंट पर एपी और एमपी दोनों इक्वल होते हैं और मैक्सिमम होने के बाद एपी जो है वो डिक्रीज होता है लेकिन एमपी से ऊपर रहता है। फिर आती है थर्ड स्टेज, इसमें बताया कि टीपी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, एमपी नेगेटिव हो जाता है, एपी जो है वो डिक्रीज होना कंटिन्यू करता है लेकिन हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब देखिए आता है कि इन तीनों स्टेजेस में से कौन से स्टेज इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर हम स्टेज 1 की बात करें, अगर एम्प्लॉयमेंट देते हैं हम एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को, वेरिएबल फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाते हैं, दिस इज गिविंग मोर एंड मोर मार्जिनल आउटपुट, तो ये मार्जिनल आउटपुट ज़्यादा देगी तो एमपी इंक्रीज होगी, तो प्रोड्यूसर पहली स्टेज में प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो बंद कर देगा। स्टेज थर्ड में चले जाएं तो अगर हम एडिशनल यूनिट को एम्प्लॉय करते हैं, वेरिएबल फैक्टर इज गिविंग लेस एंड लेस ऑफ टोटल आउटपुट, इसमें हमें टोटल आउटपुट कम मिलता है हमारी एमपी क्योंकि नेगेटिव हो रही है, तो प्रोड्यूसर विल नॉट एक्सेप्ट अ डिक्लाइन इन टोटल आउटपुट, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि टोटल आउटपुट कम हो जाए व्हेन द कॉस्ट इज राइजिंग, क्योंकि कॉस्ट उसकी बढ़ती जा रही है। सो प्रोड्यूसर विल स्टॉप ओनली इन स्टेज सेकेंड, प्रोड्यूसर बंद कर देगा स्टेज सेकेंड, तो प्रोड्यूसर सेकेंड स्टेज में जाकर अपना प्रोडक्शन बंद करेगा, मतलब क्योंकि सेकेंड स्टेज में ही उसके प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो रहे हैं, एमपी डिक्लाइन हो रही है और पॉजिटिव भी है। अब आते हैं इसके कारण क्या है, ये लॉ क्यों अप्लाई होता है। तो फर्स्ट इसका कॉज है इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, साधनों की
अविभाज्यता, अविभाज्यता क्या होती है कि हम साधन को पूरी तरह से बांट नहीं सकते। तो देखो द मेन कॉज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, पहली जो स्टेज है जिसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न का नाम देते हैं वो क्या है, इज दैट सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंडिविजिबल, कि हमारे कुछ फैक्टर्स जो हैं प्रोडक्शन के वो इंडिविजिबल है, मतलब हम उन्हें बांट नहीं सकते। इट मीन्स क्या मतलब, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स अप टू अ गिवन लिमिट, अगर हमें लिमिट तक प्रोडक्शन करना है एटलीस्ट 1 यूनिट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज मस्ट, तो 1 यूनिट तो फिक्स्ड फैक्टर की लगानी पड़ेगी। सो विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं एवरेज कॉस्ट गोज ऑन डिमिनिशिंग, हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी एंड मार्जिनल रिटर्न इंक्रीजेज, और मार्जिनल रिटर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे। सेकंड, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, साधनों की स्थिर इकाई। द मेन कॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज, दूसरा कारण क्या है, इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल, कि एक साधन हमारा परिवर्तनशील है वाइल अदर आर फिक्स्ड, जबकि दूसरे स्थिर हैं। When this variable factor is used with fixed factor, जब हम इस variable factor को fixed factor के साथ यूज करेंगे, then their ratio compared to variable factor fall, तो इनका जो अनुपात है वो कम होना, गिरना शुरू हो जाएगा दोनों का, fixed का और variable का। So marginal return of variable factor begin to diminish, तो marginal return क्या है variable factor की, वो डिमिनिश हो जाएगी। सो MP ऑफ लेबर डिमिनिश, तो जो MP है लेबर की वो भी कम हो जाएगी। फिर आता है बच्चों थर्ड पॉइंट, मोर देन ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर का ऑप्टिमम से ज़्यादा यूज होना। आफ्टर मेकिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, जब हम फिक्स्ड फैक्टर का जरूरत से ज़्यादा प्रयोग करने लगेंगे, इफ़ इट इज़ कंबाइंड विद इंक्रीजिंग यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, अगर हम इसे वेरिएबल फैक्टर की बढ़ती हुई इकाई के साथ प्रयोग करेंगे, देन मार्जिनल रिटर्न टू सच वेरिएबल फैक्टर बिगिन टू डिमिनिश, तो इस वेरिएबल फैक्टर का जो मार्जिनल रिटर्न है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ सो बिकॉज आफ्टर ऑप्टिमम यूज़, क्योंकि अनुकूल प्रयोग होने के बाद जो इनका रेशो है वो सब ऑप्टिमल हो जाएगा, हाँ वो इतना अनुचित नहीं रहेगा। सो MP डिमिनिश, इसीलिए MP जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट, कि सब्सटीट्यूट तो है हमारे साधन लेकिन वो इम्परफेक्ट हैं, पूरी तरह से नहीं है। इसका मतलब क्या है, दैट वन फैक्टर कंप्लीटली कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर फैक्टर, कि एक फैक्टर की जगह हम दूसरे फैक्टर को हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते। सो आफ्टर द ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, तो इसीलिए स्थिर साधन का ऑप्टिमम यूज करने के बाद इट कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय एनी अदर फैक्टर, हम इसे दूसरे फैक्टर में सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। कॉन्सिक्वेंटली व्हेन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर आर नॉट कंबाइंड इन प्रॉपर रेशो, जब दोनों स्थिर अनुपात सही प्रॉपर रेशो में यूज नहीं होते, जो हमारा मार्जिनल रेशो है, रिटर्न है वेरिएबल फैक्टर का, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, इन्हें आपने अच्छे से लर्न करना है। अब देखिए कई बार पूछ लेते हैं कि क्या ये लॉ हमेशा अप्लाई होता है या पोस्टपोन भी हो सकता है, तो ये लॉ रुक भी सकता है, पोस्टपोन भी हो सकता है। कब, अगर हमारी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो जाए, अगर हमारी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट ना रहे, उसमें चेंजेस हो जाएं, उसमें सुधार हो जाए। और नेक्स्ट, अगर हमें कोई फिक्स्ड फैक्टर का सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, तब भी अगर हमें स्थिर साधन का कोई भी हमें सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाता है, डिस्कवर हो जाता है, तब भी ये लॉ पोस्टपोन हो जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।